ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 21तमी 21वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 23वां सूत्र पढ़ा दिया था, हयंग वीनम संज्ञायाम। ठीक है, यहां तक पढ़ा दिया था। चलिएगा, आगे का हमारा सूत्र है तस्या पाकमूले पील्वादि करणादिभ्यः पुणवजाह चौ। ठीक है, 24वां पदच्छेदात् तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं पाकमूले सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं पील्वादि करणादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं कुणवजाह चौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तं। समासः पाकश्च मूलं च पाकमूलं तस्मिन् पाकमूले। समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास कर दिया। ठीक है, और फिर है पीलु आदिरेशम ते पीलवादया कर्ण आदिरेशम ते कर्णादय बहुब्रीहि, उभयत्र बहुब्रीहि, दोनों जगह बहुब्रीहि समास है। फिर आगे है पीलवादयश्च कर्णादयश्च पीलवादि कर्णादयः तेभ्यः पीलवादि कर्णादिभ्यः इतरेतर योग द्वंद्व। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। ठीक है, और फिर इसके आगे यहाँ पर दिखाया गुरु जी ने कुड़प जाहचौ में इतरेतर योग द्वंद्व। तो कुड़प च जाहच कुड़प जाहचौ इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः तस्येति षष्ठी समर्थेभ्यः पील्वादिभ्यः कर्णादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं पाकमूलयोरर्थयोः कुणप जाहच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। ठीक है, ये प्रत्यय हो गए आपके दो प्रत्यय। क्या कह रहे हैं? षष्ठी समर्थ पीलवादी और कर्णादि प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके पाक अर्थ में पीलवादियों से, मूल अर्थ में कर्णादियों से, फिर यथासंख्य करके पीलवादियों से कुड़प और कर्णादियों से जाहच प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर उदाहरण दिया है पीलू नाम पाकः पीलू कुणः। पीलू फल होते हैं, तो पीलू फलों का पकना क्या कहलाता है? पीलू कुणः। ऐसे करकंधु कुणः, तो करकंधु नाम पाका करकंधु कुणः। तो करकंधु होते हैं, एक फल जैसा ही होता है, अर्थात सब्जी भी बनती है उसकी, कच्चा होता है तो पक जाता है तो फिर वो खाने में मीठा लगता है। तो करकंधु फलों का पकना क्या कहलाएगा? करकंधु कुणः। केवल पकना अर्थ के लिए है, बस फल को नहीं कह रहा कि उनका पकना। कर्णादिभ्यः कर्णस्य मूलम कर्णजाहम अक्षिजाहम। तो ये मूल अर्थ में, मूल माने जड़, तो कान की जड़, कान की जड़ी हो गई, तो कर्ण जाहम ये स्थान हो गया, कर्ण जाहम।
ऐसे अक्षजाम अक्षी अक्षी का ये मूल ये को बोलते हैं इसको, तो ये अक्षयाहम। तो जाहच प्रत्यय हो गया और कुणप प्रत्यय हो गया और पकार की और चकार की संज्ञा हो गई। ठीक है, चलिएगा ये हो गया आपका, और कुछ नहीं है। यहां पर लिखा हुआ गुरुजी ने पीलू फलों का पकना और करकंदू, अच्छा बेरों का पकना, करकंदू यहाँ पर वेर हैं, बेर बताया है। ठीक है, तो और कर्णजा कान के नीचे का भाग और अक्षजाम आंख का नासिका की ओर जो मूल भाग है ये वाला। ठीक है, चलिएगा आगे वाला सूत्र है पक्षाति ही। पक्षात पंचमी व्यक्ति योजनांतम ते प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति तस्य मूले तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही। अर्थ षष्ठी समर्थात् पक्ष प्रातिपदिकात् मूले विधेति ही प्रत्ययो भवति। माने मूल अर्थ में पक्ष षष्ठी समर्थ पक्ष प्रातिपदिक से क्या हो जाता है, ति प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, ति प्रत्यय। तो जैसे पक्षस्य मूलम पक्षते प्रतिपथ, पक्ष होता है 15 दिन का महीना, इसको पाक्षिक पक्ष पाक्षिक बनता है। तो 15 दिन को क्या बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं। तो उस 15 दिन का जो प्रारंभिक दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिपद बोलते हैं, प्रतिपदा भी बोलते हैं। तो जो प्रतिपद दिन है पक्ष का, वो दिन क्या कहलाएगा, पक्षति ही प्रतिपदा। पक्षति का अर्थ होता है प्रतिपदा, पक्ष का मूल। ठीक है, बस इतना ही सरल है। ति प्रत्यय होगा पक्ष से, ति हो गया पक्षत पक्षति, कुछ नहीं है इसमें। प्रत्येक पक्ष की पहली तिथि, एक अमावस्या आती है एक पूर्णिमा आती है। एक अमावस्या से एक पक्ष बनता है, दो पूर्णिमा से दूसरा पक्ष बन जाता, दो पक्ष बन जाते हैं। ठीक, चलिएगा तेना वित्तश्चुप चणपौ, तेन तृतीय व्यक्ति योजनांतम वित्तः प्रथमा व्यक्ति योजनांतम चुई चुप चणपौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। समाहार द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर चुई ये बन जाएगा आपका चुई चुपचा चणपचा चुई चणपौ। ठीक है, ये द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् वित्त इत्येतस्मिन् अर्थे चुई चुप चणप इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। मान तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से वित्त, वित्त इस अर्थ में। ठीक है, तो वित्त का अर्थ होता है ज्ञात, प्रतीत होना या ज्ञात होना। ठीक है, वित्त का अर्थ धन भी होता है, धन नहीं है यहाँ पे, यहाँ ज्ञात अर्थ में। तो ज्ञात अर्थ में क्या, चुई चुई चुप और चण प्रत्यय हो जाते हैं दोनों। तो तृतीय विद्या वित्त विद्या चंचु और विद्या चण। ऐसे केशई ही वित्ता केश चंचु केश चण। तो इसका अर्थ है विद्या चंचु का अर्थ है जो व्यक्ति विद्या के द्वारा जाना जाता है, माने विद्या के माध्यम से लोग उसको जानते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, विद्या चंचु अथवा विद्या चण। ऐसे ही केशई ही वित्ता केश चंचु केश चण, बालों के द्वारा जो जाना जाता है, बड़े बड़े बाल रख लिए तो भाई महात्मा जी हैं, तो वो व्यक्ति क्या है, केश चण अथवा केश चंचु, सीधा प्रत्यय हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। विद्या के द्वारा जात पुरुष और केश विन्यास से जात पुरुष। केश विन्यास यहाँ पर गुरुजी ने दिया विशेष केशों माने सजावट रख करके जो जाना जाता है। बड़े केश भी हो सकते हैं। केश विशेष विन्यास का अर्थ है किसी विशेष प्रकार के केश, सामान्य नहीं। चलिएगा, बहुत विशेष सूत्र आ रहा है जिसमें संस्कृत के जानने वाले भी व्याकरण को यदि नहीं पढ़ें तो वो उसमें भटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। जब कोई बात बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आती।
वो शब्द आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं। विनयभ्याम नानायं न सह, विनयभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विजनांतम, नानायं प्रथमा व्यक्ति द्विजनांतम, न सह अव्ययपदम, ये अव्ययपद है, ठीक है। समास उभय उभयत्र इतरेतर योगम, तो दोनों जगह है। तो विश्चा नैचा विनयं और ताभ्याम विनयभ्याम, और ऐसे नाचा नाचा नैचा नानायं, ऐसा उदंड हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है वितद्यता ज्ञापक प्रत्यय परश्च, ठीक है। चलिएगा, अब ध्यान रखिए सूत्र को, ये बहुत विशेष सूत्र है। अर्थ न साह पृथक भावे वर्तमानाभ्याम विनय इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम न नई इत्येतौ प्रत्यय भवतः स्वार्थी, स्वार्थ में होता है, इसका अपना अर्थ नहीं, अर्थ जो प्रातिपदिक का अर्थ वही होता है। तो कह रहे हैं न सह, न सह का अर्थ है पृथक भाव में। पृथक का अर्थ होता अलग अलग, पृथक का अर्थ क्या होता, अलग अलग। तो अलग अलग अर्थ में पहले से ही वर्तमान कौन, वी और नई, उनसे क्या हो जाता है यथासंख्य करके, वी से ना प्रत्यय और नई से नाई प्रत्यय, प्रत्यय हो जाता है। स्वार्थ का अर्थ है किस अर्थ में, पृथक अर्थ में। पहले से भी उनका अर्थ पृथक था, परंतु फिर भी प्रत्यय, दो ही पृथक अर्थ है। न सह का अर्थ पृथक। अब देखिएगा, दो शब्द बनेंगे, दोनों शब्द एक ही अर्थ है वास्तव में इनका। लोग अलग अलग अर्थ समझते हैं, और उनको जब समझाते हैं कि भाई इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो वो कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो सभी पाठक ध्यान से सुन लें। उदाहरण दिया विना नाना, विना का और नाना का अर्थ एक ही है। विना का अर्थ क्या है, बिना, रहित, और नाना का अर्थ क्या है हिंदी में, भिन्न। नाना भिन्न भिन्न, और बिना का अर्थ माने भी क्या है, उसके बिना माने वो भी भिन्न। दोनों का जब हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं अर्थ का, तो क्या अर्थ निकल के आता है, पृथक पृथक। अब आप सबसे पहले तो ये समझना है कि विना और नाना का अर्थ एक ही है। हिंदी में आपको ऐसा लगता है माने राम के बिना जाता है, राम के बिना जाता है, और राम लक्ष्मण भिन्न भिन्न है। तो आपको दोनों अर्थ अलग अलग लगते हैं, क्योंकि आपने हिंदी पढ़ी है, और पढ़ी भी है संस्कृत तो बहुत ऊपर ऊपर पढ़ी है। परंतु आप संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से इस पर विचार करेंगे तो राम के बिना जाता है, माने ऐसा है राम के बिना अथवा राम से भिन्न कोई दूसरा। तो वहां पर भी राम के बिना किसी की अपेक्षा है, राम से भिन्न किसी की अपेक्षा है, दोनों अपेक्षाएं, दोनों जगह अपेक्षाएं। हम ऐसे कह सकते हैं राम माने राम से पृथक जाता है, अर्थात राम के बिना ही चला जाता है, राम से पृथक जाता है। राम को नहीं ले जाता, अलग चला जाता कोई, अथवा राम से भिन्न जाता है, अर्थात वहां पर भी जो जाने वाला है वो राम से भिन्न माने राम के साथ नहीं जाता, राम से पृथक जाता है, ये अर्थ आता है। तो इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से नाना और बिना का एक ही अर्थ है। हमने एक वीडियो बनाई इस पर और हमने कहा कि नाना और बिना का एक ही अर्थ है, ठीक है। अब लोगों की समझ में नहीं आई, वो कहते हैं नहीं ये हो ही नहीं सकता, आप गलत पढ़ा रहे हैं छात्रों को। अब गलत कहां पढ़ा रहे हैं जी, महर्षि पाणिनि जी के व्याकरण के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं। उन्होंने सूत्र दिया है न विनयभ्याम नानायं न सह, अर्थात दोनों का अर्थ एक ही है, विना और नाना का। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता, वो दोष उनका है, हमारा दोष नहीं है।
हम तो जो सिद्धांत है उसके अनुकूल ही बात बताते हैं, ठीक है, गलत क्यों बताएंगे आपको। परंतु प्राय करके लोग व्याकरण को पढ़ते नहीं है, क्रमानुसार पढ़ते नहीं है, ठीक है, थोड़े 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 ऐसे कूद कूद करके पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमने व्याकरण पढ़ लिया। और फिर उनके सामने ऐसी बात, ऐसे शब्द आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, व्याकरण ऐसा बता ही नहीं सकता। तो व्याकरण ही बता रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नाना और बिना का एक ही अर्थ है, तो उसको थोड़ा कहने के ढंग अलग अलग हैं, ढंग अलग हैं। उनकी जड़ में नाना और बिना का अर्थ, जो अर्थ है उसकी जड़ देखेंगे तो क्या अर्थ निकलता है, न साहा, पृथक भाव अर्थ निकलता है। अब आपको यदि अभी समझ में नहीं आ रहा तो आपको आंख बंद करके चिंतन करना पड़ेगा कम से कम 30 मिनट। आंख बंद करके अब चिंतन करेंगे 30 मिनट तक और विचार करेंगे कि विना और नाना, विना और नाना के आप कई हिंदी में उदाहरण से बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, उनका प्रयोग देखेंगे, फिर सूक्ष्म अर्थ में देखेंगे कि वास्तव में यहां पर क्या अर्थ, क्या भाव प्रकट हो रहा है। तो जो भाव प्रकट होगा वो भाव प्रकट होगा न सह माने पृथक भाव, ठीक है। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो ध्यान लगाएं, थोड़ा सा चिंतन करें इस पर, क्योंकि एकाग्र मन से बात समझ में आती है सही। कुछ बातें सरल होती हैं, वो ऐसे ही समझ में आ जाती हैं। चलिएगा, तो ठीक है, इसमें सिद्धि में कुछ भी नहीं है। ये क्या है, दोनों अव्यय हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अव्यय कैसे हैं, ये जो प्रत्यय हैं ये क्या है, असर्व विभक्ति वाले हैं। तद तश्चात सर्व विभक्ति से इनकी क्या है, अव्यय संज्ञा है। तो अव्यय आप सुपर से इनका लुक हो जाता है, तो ये अव्यय है वास्तव में। तो ये क्या है, बिना और नाना अव्यय इनके रूप नहीं चलेंगे। चलिएगा, सिद्धि यही है, सूत्र है तद तश्चात सर्व विभक्ति सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर सिद्धि हमने कराई थी, आपको देख लीजिएगा, बाकी सिद्धि में कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहां पर कोई समर्थ नहीं लिया, क्या, कोई समर्थ नहीं लिया, इसलिए विना और नाना इस प्रथमा समर्थन, प्रथमा समर्थ सु, वी सु, ना और नहीं सु, ऐसे करके प्रत्यय आएगा। वैसे तो वी भी अव्यय है और नहीं भी अव्यय है, उससे सु स्वादि सु ला करके प्रत्यय कर सकते हैं और टा आदि प्रत्यय नहीं आ सकता उससे, ठीक है। चलिए, यही बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं आगे। इस सूत्र को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, दूसरों को भी, यदि आप अध्यापक हैं तो अपने छात्रों को अवश्य समझा दीजिएगा, जिससे सही परंपरा आए, आरंभ हो। गलत परंपरा चल पड़ी है, लोगों की समझ में नहीं आता। नाना और सह सामान्य संस्कृत के जानकार व्यक्ति, पढ़ने अथवा पढ़ाने वाले दोनों ही समझ नहीं पाते हैं। वे शालच्छंकटचौ, वे पंचमी व्यक्ति वचनान्तम, शालच्छंकटचौ प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, समासः शाल इत्यत्र योगद्वन्द्वः। तो शालच्च शंकटच्च शालच्छंकटौ, ये ऐसे विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, अर्थ वी प्रातिपदिकात् शालच्च शंकटच्च इत्येतौ प्रत्यय भवता, दो प्रत्यय हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो क्या बन जाता है, विगते श्रृंगे विशाले, विशाल शब्द यही बनता है। तो विगते माने उठे हुए सींग, विशाल में बड़े उठे हुए बड़े सींग होते हैं। और विशंकटे, इसका भी वही अर्थ है, विशंकटे और विशाल, ये द्विवचन का है, ध्यान देंगे। ये प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का रूप लिया है कि वो दो सींगों को कह रहे हैं, इसलिए एक वचन में इसका बनेगा विशालः विशंकटः, उसका अर्थ हुआ बड़ा। वो विशाल शब्द यहीं से बनता है, हम बोलते हैं विशाल, विशाल का अर्थ बड़ा, तो इसी से बनता है। यहाँ तो श्रृंग का उदाहरण दे दिया है, सिंह का, बाकी आप किसी के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर गुरुजी ने हिंदी लिखी है, उसको समझ लीजिएगा। विशाले श्रृंगे दो बड़े सींग, विशंकटे श्रृंगे दो बड़े सींग, अर्थ वही है, ठीक है।
यहां वी उपसर्ग गत अर्थ को साथ लेकर प्रत्यय को उत्पन्न करता है। वी तो उपसर्ग है, तो इसमें जो अर्थ आ रहा है वो क्या गत अर्थ है। तो वास्तव में यहां पर विगत के अर्थ में वी का प्रयोग है। क्या बोलो, वी का विगत के अर्थ में वी का प्रयोग है, गत का लोप हो जाता है। तो कहे क्योंकि उपसर्ग धातु अर्थ के विशेषक होते हैं। क्यों, जो उपसर्ग होते हैं वो किसी धातु के अर्थ को बताने वाले होते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो यहां पर वी किस अर्थ में, गत अर्थ में है। तो जहां धातु अर्थ साक्षात नहीं होता वहां उपसर्ग ही के ही अंतर्गत माना जाता है धातु का अर्थ। तो यहां वी और धातु दिखने रही गत, तो इसका मतलब क्या है, गत का अर्थ भी वी में ही आ गया है। गत का अर्थ क्या है, वी में ही आ गया है। तो ये बन गया है। ऐसा ही अगले सूत्रों में आपको समझना है, ऐसा गुरुजी का कहना है। चलिएगा, ये हो गया आपका संप्रोदश्च कटच। संप्रोदा पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्यपदम, कटच प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः सम च प्रश्च उद च संप्रोद तस्मात् संप्रोदः समाहारो द्वंद्वः। ठीक है। अनुवृत्ति वे है तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, वे की अनुवृत्ति आ रही ऊपर से। अर्थात सम प्रा उत वी इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कटच प्रत्ययो भवति। इन सभी ये उपसर्ग हैं और ये वास्तव में धातु अर्थ में वर्तमान है। ठीक है। तो इन सब से क्या होता है, कटच प्रत्यय हो जाता है उसी धातु के अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो संकटम, प्रकटम, उत्कटम, विकटम, ये शब्द सारे प्रसिद्ध हैं। संकट बोलते हैं, प्रकट बोलते हैं और उत्कट बोलते हैं, विकट बोलते हैं। विकट परिस्थिति, उत्कट इच्छा, प्रकट रूप और संकट आ गया बोलते हैं। ये यही बनते हैं इसी सूत्र से चारों। ठीक है। अब यहां पर अर्थ को संकट माने सम्मुख प्राप्त दुख आदि, प्रकटम माने विशेष रूप से प्रकाशित, उत्कटम माने अच्छे प्रकार प्राप्त श्रेष्ठ, विकटम विशेष रूप से कठिन विकट परिस्थिति। समकटच यहां पर म को अनुस्वार हो जाएगा और अनुस्वार परसवर्ण अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के अनुस्वार को न हो गया तो संकटम बन गया। ये दिखा दिया है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए, अबात कुटारच्च, अबात पंचमी व्यक्ति योजनांतम, कुटारत प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, च अव्यपदम। अनुवृत्ति कुटच्छ कटच तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थ अव प्रातिपदिकात् कुटारच्च प्रत्ययो भवति कटच्च। ये प्रत्यय हो जाता है, अव प्रातिपदिक से कुटारच प्रत्यय हो जाता है और कटच भी हो जाता है। तो अव कुटारम और अव कटारम, अवकटम। तो अवकुटारम का अर्थ निम्न भूभाग माने भूमि का नीचा भाग, और अवकटम, अवकटम का भी वही अर्थ है, निम्न भूभाग, नीचा भूभाग। ठीक है। सिद्धि में कुछ भी नहीं है। अब से कुटार प्रत्यय हो गया, वो कुटारत, कुटारच और ये कटच हो गया, तो बन गया अब से। अब की अब इसमें है ये। चलिएगा, नते नासिकायाः संज्ञायां टीकै नाटच भ्रटचः। नते सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, नासिका षष्ठी व्यक्ति योजनांतम, संज्ञायां सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, टीटै नाटच भ्रटचः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः टीटै नाटच भ्रटचः इत्यत्र इतरेतर उदम समास है। तो टीटच नाटच भ्रटच, टीटच नाटच भ्रटचः, सरल है। अनुवृत्ति आ रही है। अवात तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ अवशब्दात् नासिकायाः संबंधिनी नते विधे संज्ञायां विषये टीटच नाटच भ्रटच इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। सरल है। अवशब्द से नासिका संबंधी झुकाव
नासिका संबंधी झुकाव को कहना हो, नासिका झुकी हुई नासिका को कहना हो, तो क्या हो जाता है, अब शब्द से टीटच नाटच भ्रटच तीर प्रत्यय हो जाते हैं। तो नासिकाया नतम अवटीटम अवनाटम अवभ्रटम, ठीक है। तो यहां पर वास्तव में नासिका का झुका ना झुकी नासिका, झुकी नासिका को क्या बोलते हैं, अवटीटम अवनाटम अवभ्रटम। परंतु उस झुकी नासिका के संयोग से जिस व्यक्ति की झुकी नासिका होती है उसको भी अवटीटा अवनाटा अवभ्रटा कहते हैं। स्त्री है तो टाप हो जाएगा। ये गुरुजन नीचे लिख दिया है, देखिएगा। संज्ञा होनी चाहिए। अवटीटम झुकी हुई नाक, अवटा अवनाटम अवभ्रटम, झुकी हुई नासिका के संयोग से वह पुरुष भी अवटीटा आदि शब्दों से कहा जाएगा। जब ऐसा बोलेंगे झुकी नासिका तो नपुंसक लिंग है, और जब झुकी नासिका वाला बोलेंगे तो उसके समान, जिसकी झुकी है उसके समान उसका लिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। नेर बेडज बेरी सचऊ, तो ने है पंचम व्यक्ति वचनांतम, बेडज बेरी सचऊ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समासा, वेड इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। तो निवेडच्चा नहीं, हाँ इसमें विडच्चा विरीसच्चा वेडज विरीसच्चऊ ऐसा विग्रह हो जाएगा। ठीक है। और अर्था अनुवृत्ति आ रही है, नते नासिका संज्ञान तदिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्चय। ठीक है। अर्था निशब्दात नासिकाया नते विधेय संज्ञायाम विषय विडज विरीसच इत्येतौ प्रत्यय होता है। ये दो प्रत्यय उसी अर्थ में हो जाते हैं जो ऊपर था। तो निबिड़म और निवीरीसम, तो इसका भी अर्थ क्या है, झुकी हुई नासिका, और झुकी हुई नासिका वाला उसको भी कहेंगे। तो फिर पुल्लिंग में हो जाए निविडी निविडाह और निवीरीसह, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ये नी से है ये। तो यहां पर दिया है झुकी हुई नासिका अथवा झुकी हुई नासिका वाला पुरुष, दोनों अर्थ हो जाएगा। यहाँ पुल्लिंग हो जाए या पुरुष को कहेंगे। ऐसे निवीरीसम पूर्वत यहां पर भी जाने, कुछ विशेष नहीं है, सामान्य है। इनच पिटच चिकची च, इनच पिटच प्रथमा व्यक्ति अवचनांतम, चिकची लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम समासः, इनच इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः। तो इनच्च पिटच्च इनच पिटच समाहार हो गया। चिकची इत्यत्र समाहारो द्वंद्व, चिकची में भी समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है। तो चिकची, तो चिकची में चिकचा अच्छा ऐसा, चिकश्चा चिश्चा चिश्चा ऐसा, चिकश्चा चिश्चा चिकचौ ऐसा, चिकची चिकश्चा और चिश्चा चिकची, ये समार्धुम समास हो गया। ठीक है। चलिएगा अब अनुवृत्ति ऊपर वही आ रही है, ना नेह नते नासिकाया संज्ञान तद्धा ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च। अर्थ नासिकाया नते विधेय निशब्दात इनच पिटच इत्येतौ प्रत्ययो भवता। और नासिका के झुके हुए को कहना हो तो निशब्द से इनच पिटच प्रत्यय हो जाते हैं। तत्संयोगेन च यथासंख्यम निशब्द से चिक ची इत्येतौ आदेश भवता। और प्रत्ययों के संयोग से क्या हो जाता है, नी को चिक और ची आदेश भी हो जाते हैं। तो दो शब्द बन जाते हैं, चिक्किनाह और चिपिटाह। तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, माने झुकी हुई नासिका विशेष व्यक्ति हो या कोई प्राणी होते हैं, कुछ पक्षी आदि होते हैं, उनको भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये संज्ञा है। यहाँ पर किसी झुकी हुई नासिका वाले को कहा जा रहा है, झुकी नासिका को भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिएगा, तो संज्ञा है ये हो गया। ये ना चिक और पिटच, तो चिक में चिका और पिटच के पै रहते ची आदेश हो जाएगा। तो नी इनच, तो चिक आदेश होगा ची चिका, और इन या से तीसरे से लोप हो जाएगा का के आ का, तो चिक्की चिक्का इन चिक्किना बन गया, झुकी हुई नासिका अथवा झुकी हुई नासिका वाला पुरुष। ऐसे ही नी पिटच और ची आदेश होगा नी को, तो ची पिटच, तो ची पिटा बन गया।
ये है, ठीक है। उपाधिभ्याम त्यकन्नासन्नारूढ़योः, ठीक है। उपाधिभ्याम पंचमी व्यक्ति वचनांतम त्यकन प्रथमा व्यक्ति वचनांतम आसन्नारूढ़यो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासः। उपा इति आसन्न इति उभयत्र इतरेतर दोनों जगह द्वंद्व समास है, ठीक है। तो इसमें करेंगे आपका उपश्चा अधिश्चा उपाधि उपाधि और ताभ्याम उपाधिभ्याम, और यहाँ पर आसन्नश्च आरूढ़श्च आसन्नारूढ़ौ और तयोः आसन्नारूढ़योः, ऐसा हो जाएगा। अनुवृत्ति संज्ञा तदिता ज्ञापक का प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ उपाधि इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम यथासंख्यम आसन्न आरूढ़ इत्येतयोर अर्थयोः वर्तमानाभ्याम त्यकन प्रत्ययो भवति संज्ञायाम विषय। कहते उप और अधि इन शब्दों से यथासंख्य करके आसन्न और आरूढ़ अर्थ में वर्तमान, जो वर्तमान है अर्थों में वर्तमान माने उप आसन्न अर्थ में और अधि आरूढ़ अर्थ में वर्तमान है। माने यहां पर अधि का अर्थ है आसन्न, ठीक है, और उप का अर्थ है आसन्न और अधि का अर्थ है आरूढ़। तो ये अधि और उप इन अर्थों को कह रहे, तो इन अर्थों में वर्तमान को क्या है त्यकन प्रत्यय हो जाएगा, संज्ञा विषय संज्ञा भी होनी चाहिए, ठीक। जैसे पर्वतस्य आसन्नम उपत्यका तस्य एव आरूढ़म अधित्यका। तो उपत्यका पर्वत के समीप, पर्वत के समीप जो होता है उपत्यका का अर्थ होता है छोटी छोटी नीचे ढलान की एरिया, ठीक है। तो उपत्यका उप से त्यकन प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग है तो टाप हो जाएगा तो उपत्यका बन गया, ठीक है। पहाड़ की तराई इसमें, ठीक है। और तस्यैव आरूढ़ उसका ऊंचा भाग, तो उसको पहाड़ का पठार भाग तो आदित्य का बन जाएगा, ठीक है। तो ये है पहाड़ की तराई और आदित्य का अर्थ पहाड़ का पठार भाग, ऊंचा भाग, ठीक है। बस यही है। पहाड़ के नीचे की एरिया या ढलान होती है, ढलान वाला एरिया, और ऊपर या ऊपर वाला एरिया, ठीक है। चलिए अब एक बहुत अच्छा शब्द आ रहा है, इसको ध्यान रखेंगे आप। जो जो विशेष आते हैं जो प्रयोग में अधिक हैं उनको मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। चलिए कर्मणि घटो ठच, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम घटा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अठच प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ निर्देशादेव सप्तमी समर्थ विभक्ति कर्मण प्रातिपदिकात् सप्तमी समर्थ घट इत्येतस्मिन् अर्थे ठच प्रत्ययो भवति। निर्देश माने इसमें कर्मणि सप्तमी निर्देश से क्या सप्तमी समर्थ लेना है। तो कर्मण सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से घट, घट का अर्थ होता है लगा हुआ, ठीक है। लगना, लगा हुआ, चेष्टा करना, क्रिया को क्रिया में लगे रहना, काम में लगे रहना। तो इस अर्थ में क्या है अठच प्रत्यय हो जाता है। कर्मणि घटते कर्मठः पुरुषः, कर्म में जो लगा रहने वाला पुरुषार्थी व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति को क्या बोलते हैं कर्मठः। तो कर्मठ कहां बनता है जी, कर्मठ यही बनता है कर्मणि घटोठच, ध्यान रख लीजिएगा। एक घटोत्कच था और ये घटोत्कच है। तो कर्मणक, तो कर्मण शब्द से अठच प्रत्यय हो जाएगा आपका, ये देखिएगा। ये कर्मण और आपका ये सप्तमी अग्नि आ जाएगा और अठच प्रत्यय हो गया। इसका लुक हो गया, ये लुक हो गया, इसका लोप हो गया। अब यहाँ पर क्या भसंज्ञा होने से नस्त अद्वितीय से क्या टी का लोप हो गया, टी का लोप हो गया तो अन का अन चला गया। 8 इसमें कर्मठ ऐसा बन गया, पुल्लिंग है इसलिए कर्मठा बन गया। स्त्रीलिंग हो तो कर्मठा, ठीक है। तो इसका कर्मठ शब्द का अर्थ क्या है कर्मणि घटते, मान जो कर्म में लगा रहता है, कर्म करता उसको बोलते कर्मठ पुरुष। तो हिंदी में भी ऐसा का ऐसा ही प्रयोग है इसका। तो कर्मठा शब्द संस्कृत शब्द। चलिएगा।
चलिए एक सूत्र और विशेष पढ़ाऊंगा आज, बस ये आज के बहुत विशेष सूत्र हैं। तदस्य संज्ञातम तारका दिव्य इतच तत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम संज्ञातम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम तारका दिव्या पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम इतच प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है जी। समास दिया इसमें गुरु जी ने तारकादेशम ते तारकादय तेभ्य तारकादिभ्या बहुव्रीहि, बहुव्री समास हो गया। चलिएगा आइएगा। अनुवृत्ति है तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय प्रश्न अर्थ संज्ञात समानाधिकरणेभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः तारकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठ्यर्थे इतच प्रत्ययो भवति। विशेष सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूं। संज्ञात समानाधिकरणवाची प्रथमा समर्थों से तारकादि गण में जो पठित शब्द हैं उनसे षष्ठी के अर्थ में, इसका इस अर्थ में क्या इतच प्रत्यय हो जाता है। संज्ञात का अर्थ होता है उत्पन्न, क्या उत्पन्न। अब देखिएगा तारका संज्ञाता मत तारे, तारका का अर्थ तारे, तारे कैसे तारे जो उत्पन्न हुए हैं माने आ गए हैं आकाश में। तो तारका संज्ञाता अस्य नभासः जिस नभ के, तो तारकितम नभः, तारकितम नभः का अर्थ है तारों वाला, तारे निकला है जिस आकाश में, रात्रि वाला आकाश। तो तारक शब्द से और आपका इतच प्रत्यय हो गया। ये इतच से ऐसे लोप आदि होकर के तारकितम बन गया, नपुंसक लिंग नभा शब्द। पुष्पितो वृक्षः, तो पुष्पाणि संज्ञातानि अस्य वृक्षस्य सः वृक्षः पुष्पितो वृक्ष। तो पुष्पित शब्द भी इसी सूत्र से बनता है। फूल आ गए हैं जिस वृक्ष पर या लता पर, तो पुष्पितः इतच हो गया पुष्प से। अब आ रहा विशेष पंडा संज्ञाता या संज्ञातास्य पंडितः, पंडित शब्द बहुत प्रयोग। अब समझ लीजिए व्याकरणिक दृष्टि से पंडित शब्द का क्या अर्थ है। पंडित का शब्द पंडा का अर्थ है यहां पर बुद्धि, बुद्धि संज्ञात माने बुद्धि खुल गई है, उत्पन्न हो गई, बुद्धि उत्पन्न का अर्थ है यहां पर बुद्धि माने ज्ञान आ गया है, बुद्धि ज्ञानवती हो गई है जिस व्यक्ति की, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं पंडितः। मूर्ख व्यक्ति को पंडित नहीं बोलते, जिसको कुछ भी बोध नहीं है। जो पढ़ता है, लिखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी बुद्धि को विकसित करता है, उस व्यक्ति के लिए पंडित शब्द का प्रयोग होता है। स्त्री होगी कोई तो पंडिता, कुछ भी हो सकता। तो वस्तुतः व्याकरण की दृष्टि से महर्षि पाणिनि के समय में भी जो पंडित शब्द था वो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए या बुद्धिमती स्त्री के लिए प्रयोग हुआ करता था। ठीक है। तो पंडा संज्ञातास्य पंडितः, सरल है। ऐसे तीसरे आकार का लोप हो जाएगा। मुद्रा संज्ञातास्य मुद्रितम पुस्तकम, मुद्रा माने प्रकाशित, माने उस पर अक्षर बन गए, मुद्रा माने अक्षर बन गए, ऐसी पुस्तक उसको बोलते हैं मुद्रितम पुस्तकम, या कुछ भी मुद्रितम हो गया तो मुद्रा से मुद्रितम। तो मुद्रा का अर्थ है वो नहीं है, मुद्रा का अर्थ है टंकन। चलिए, तो आज के इसमें कुछ भी नहीं है विशेष, इसमें गुरु जी ने अर्थ दिखा दिया है। तारकितम नभः, ताराओं से शोभित आकाश, पुष्पिता वृक्ष, फूलों से पुष्पों से युक्त वृक्ष। तो आज के कई सूत्र बहुत विशेष हैं, आपको ध्यान रखने, ये रटने नहीं, अपने आप ध्यान रह जाएंगे आपको। 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में ऐसा ध्यान रख लीजिएगा। चलिएगा, पर पंडित शब्द को जरूर याद कर लीजिएगा। कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा भाई पंडित किसको बोलते हैं, नहीं तो समाज में एक गलत धारणा फैल गई है। ठीक है, किसके कारण से? न पढ़ने के कारण से, आलसी निकम्मेपन के कारण से। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।